हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आए हैं हम प्रश्नावली 5.3 के बाकी के अन्य सवाल, जो कि इस वीडियो में हम इसको आज समाप्त करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, अलर्ट हो जाइए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम करते हैं अपना प्रश्न 15वां प्रश्न। तो अब आपको सवाल दिख रहा होगा यहाँ पर, इतना बड़ा सा सवाल। ठीक है, तो आज जो सवाल होने वाले हैं, सवाल देखने में आपको बहुत बड़े, आपको भूत जैसे, हवा जैसे दिखाई देंगे, लेकिन आपको इनको देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सवाल जितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है उतना ही आसान, उतना ही सिंपल ये आपको करने में लगेगा। ठीक है, तो सवाल को देखकर डरना नहीं है और बिल्कुल अपने माथा को तैयार रखकर इनको पूरी तरीके से हल करके ही छोड़ना है। ठीक है, चलिए करते हैं अपना 15वां प्रश्न। तो क्या कहा गया है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ठीक है, हमारी शुरू की लाइन में क्या कहा गया है, कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है और उस निर्माण कार्य में क्या बोला गया है, यदि निर्माण कार्य विलंब से होता है अर्थात देरी से होता है, तो मतलब उस देरी के लिए क्या होगा, जुर्माना लगाया जाएगा भैया। ठीक, क्या होगा, जुर्माना लगाया जाएगा। अब जुर्माना तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे क्या होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब जुर्माना किस प्रकार से लग रहा है ये समझें। पहले दिन के लिए 200 रुपए। ठीक, यदि एक पहले दिन की देरी होती है, एक दिन की देरी होती है, तो पहले दिन के लिए जो जुर्माना है 200 रुपए का है। दूसरे दिन के लिए जुर्माना 250 रुपए है, 250 रुपए है। तीसरे दिन के लिए जुर्माना 300 रुपए इत्यादि, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हर एक दिन 50 रुपए वृद्धि होती जा रही है आपके जुर्माने में। ठीक है बच्चों, तो समझ गए ना क्या बात है, क्या हो रहा है। जब पहले दिन की देरी हुई तो जुर्माना 200 रुपए लगाया गया, फिर एक दिन की और देरी हुई तो जुर्माना कितना, 250 रुपए लगाया गया, फिर एक और तीसरे दिन की देरी हुई तो जुर्माना 300 रुपए होता गया। ऐसे क्या हुआ, 350, 400, 450। तो मतलब आप समझ गए हैं, हर दिन जुर्माना कितना बढ़ता जा रहा है बच्चों, 50 रुपए का। ठीक है, कितने रुपए का जुर्माना बढ़ रहा है, 50 रुपए का जुर्माना यहां बढ़ रहा है। तो ये कह रहे हैं अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। उत्तरोत्तर मतलब बाद वाला। ठीक है, हम जो उत्तर बोलते हैं ना, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। तो उत्तरोत्तर जुर्माना जो है पहले वाले जुर्माने से ठीक 50 रुपए ज्यादा है। ओके बच्चों, ठीक। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, क्या कह रहे हैं। अब आपसे पूछा है वो कुल कितना जुर्माना यहां अदा करेगा, कुल कितना जुर्माना देगा यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। क्या करता है, इस कार्य को करने में कितने दिन का, 30 दिन का विलंब कर देता है। तो इस स्थिति में आपको उस ठेकेदार को 30 दिन में कितना, कुल मिलाकर कितना जुर्माना देना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो यहां हमने ये पूरी रामायण अच्छे तरीके से समझ ली है। मतलब हमारा सवाल जो था एक बहुत बड़ा सवाल है, तो इसको हम एक रामायण ही कह लें। ठीक है, तो सवाल को देखकर डरना तो बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि हमको सवाल को डराना है। ठीक है, आइए तो अब हम इस सवाल को डरा लेते हैं। कैसे डराएंगे, तो भाई बात हो रही क्या, पहले दिन का जुर्माना 200 रुपए, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300 और ऐसे करके कितने दिन तक, 30 दिन तक। ओके बच्चों, कितने दिन तक, 30 दिन तक की बात हो रही है। तो हम पहले लिख लें, हमारी यहां पर एपी जो बनेगी, सो एपी क्या होगी, पहले दिन का जुर्माना 200 रुपए, अगले दिन का जुर्माना 250 रुपए, फिर उसके बाद का जुर्माना अगले दिन का 300 रुपए और ऐसे करके कितने दिनों तक, 30 दिनों तक ये कहानी चलती जाती है। ठीक है, ओके, चलिए अब ये हो गई।
तो हम यहां पर लिखेंगे पहले ए। तो प्रथम पद हमारा कितना है बच्चों, यहां पर 200 रुपये है। ठीक है, मतलब पहले दिन का जुर्माना जो लगा वो आपका पहला पद, प्रथम पद। ओके। डी, तो आपको सवाल में खुद ही कह दिया इन्होंने कि कितने दिन का, 50, है ना। तो क्या करेंगे हम, A2 में से A1 माइनस कर देते हैं। तो यहां पर आपका डी जो आता है, सार्वंतर जो आता है, वो सर्वांतर जो आता है वो कितना होता है, 50 रुपए का होता है। और बच्चों आपको कितने दिन का बोला गया है, 30 दिनों का बोला गया है। मतलब आपको पदों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 30 हो गई है। ठीक है, अब आपको निकालना है कि यहाँ पर कुल कितना जुर्माना दिया गया है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, कुल जुर्माना कितना यहाँ पर दिया है इसने, ठेकेदार ने। ओके, चलिए, तो मतलब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब फॉर्मूला तो हम याद कर चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट बताइएगा, N/2, ठीक है, 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, इस प्रकार से आप फॉर्मूला लिख लेंगे। ओके, चलिए, अब हम इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, सारे मान रख लेते हैं। तो SN मतलब कितने पदों का योग निकालना है, 30 पदों का। तो लिख लेंगे S30। N तो कितने हैं, 30 हैं बटे 2। 2 पहला पद क्या बच्चों, 200 है, तो A की जगह पर 200 लिखा। प्लस N तो कितने पद हैं, 30 पद हैं, 30 - 1। D कितना बच्चों, अंतर कितना है, 50। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर ये सारे मान रख लिए हैं। ठीक है, अब ये मान रखने के बाद क्या बचता है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करेंगे, बोर्ड मास। बोर्ड मास भी हमने सीख लिया, कैलकुलेशन भी सीख लिए। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। 2 से 30 को भाग दिया 15। ठीक है, इधर पहले छोटे वाले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 × 200 तो हो जाएगा 400, प्लस 30 - 1 हो जाएगा 29। ठीक है, अभी ब्रैकेट में रखा जाएगा, बाद में 50 से गुणा करेंगे। सो S30 इज इक्वल टू 15 इंटू ब्रैकेट में रखा। सो बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया 400 प्लस, अब 29 × 50 करें तो फटाफट 29 × 5 करेंगे तो 50 करेंगे। सो 5 नाम 45, 4 5 दूनी 10, 4 14 और 1 0 का 0। तो यहाँ हो गया 1450। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, 1450। ब्रैकेट क्लोज। आपके सारे छोटे ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद S30 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें, 400 और 1450 तो हो जाता है 1850। ठीक है ना बच्चों। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे। तो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट के अंदर वाले मान से। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 1850। तो 1850 में आपको किसका गुणा करना है, 15 का गुणा करना है। तो पहाड़े की बात हो गई थी, हमने आपको एक काम दिया था कि आपको पहाड़े याद करने हैं। तो जाहिर सी बात है आपने याद कर लिए होंगे। ठीक है, और आपको याद होने भी चाहिए, क्योंकि जितने पहाड़े याद होंगे उतनी कैलकुलेशन आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो 15 का करते हैं फटाफट। तो 0 का 0, 15 × 5 = 75, 7 बचा, 15 × 8 = 120 और 7 27, 12 बचा। ठीक है, और 15 × 12 और 12 27। तो यहाँ पर इन दोनों का जब हमने गुणा किया तो S30 जो आया वो कितना आया, 27,750 रुपये का जुर्माना लग गया भाई। कितना जुर्माना लग गया, 27,750 रुपये। तो 30 दिन का जो जुर्माना लगाया गया है ठेकेदार के ऊपर, कितना जुर्माना लगाया गया है, 27,750 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। काफ़ी जुर्माना लग चुका है, और आपकी लाइफ पर जुर्माना ना लगे इसलिए लगातार मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आ गया है। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी, जितना बड़ा सवाल दिखने में लग रहा है आप खुद समझ गए होंगे कितनी छोटी सी बात थी जो कि हम अभी तक करते आ रहे थे। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है, 16वां प्रश्न क्या है
किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि। कितने पुरस्कार? 7 नगद पुरस्कार। ठीक है, क्या करना है? 7 नगद पुरस्कार हैं। ठीक है, और 7 नगद पुरस्कार मतलब अब यहां पर आपको समझ में आ गया n की संख्या तो आपको यहां मिल गई। ठीक है, और कितनी राशि? 700 रुपए की राशि, मतलब आपको S7 भी मिल गया 700 रुपए। ठीक है, राशि रखी गई है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। ठीक है, हर एक पुरस्कार जो है अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से कितना कम है? 20 रुपए कम है। ठीक है, जैसे कि मान ले पहला पुरस्कार 100 रुपए का था। ठीक है, तो अगला पुरस्कार कितना होगा? 20 कम होगा तो कितना हो जाएगा? वो 80 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक अगला चले तो 20 कम होकर 60 हो जाएगा। ऐसी इसमें बात कही जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ये यहाँ पर आपको ये दिया है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रत्येक पुरस्कार का मान, कि हर एक पुरस्कार जो था कितने का था, है ना। मतलब पहला पुरस्कार निकाल लेंगे तो उसके बाद बाकी के सारे पुरस्कार निकलते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया कि आपके पास कितने पुरस्कारों की बात हो रही थी? 7 पुरस्कार की बात हो रही थी। तो 7 पुरस्कार हो गए, मतलब n का मान आपको यहां पर मिल गया है। ठीक है, और उस 7 पुरस्कारों के लिए कुल राशि जो बताई है उन्होंने कितनी बताई है? 700 रुपए की कुल राशि बताई है। ये भी ठीक है, मतलब आपका योग जो है 700 रुपए का है। अब दूसरी बात उन्होंने क्या बोली है? हर एक पुरस्कार जो है अगला पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से कितना कम है? 20 कम है। ठीक है, मतलब हर एक पुरस्कार की कीमत में कितने का अंतर है? 20 रुपए की कीमत का अंतर है। ठीक है, अब कीमत कैसी हो रही? घट रही है। जैसे कि हमने समझा पहले 100 थी, फिर 80 हुई, तो कीमत क्या हो रही? घट रही है। तो 80 माइनस 100 करोगे तो कितना आता है? -20 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सर्वांतर यहां पर कितना निकलेगा बच्चों? डी जो निकलेगा -20 निकलेगा, जो कि आपको सवाल में शब्दों के रूप में स्पष्ट कहा गया है कि हर एक पुरस्कार अगले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो सर्वांतर भी -20 हो गया। तो ये सवाल की कहानी तो एकदम क्लियर हो गई है। अब आपके पास योग है, n है, d है। अब क्या नहीं है? तो आपके पास a नहीं है। ठीक है, तो a निकाल लेते हैं हम। कौन से फॉर्मूले से? क्या दिया है आपको? योग दिया है, तो Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको सारे मान लिख लेने हैं। पहले मान लिखने के बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे। सो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला लिख लिया। अब ये जो योग दिया कौन सा? S7 का दिया है। ठीक है, तो सम दिया है आपको 700 योग लिख लिया। n कितने पद है? 7 पद है, 7/2 लिख लीजिए। ठीक है, 2a तो आपको निकालना है, प्लस n कितना है? 7 - 1। ठीक है, और d कितना? -20। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हमने क्या किया? सारे मानों को रख लिया है। अब जब सारे मान रखा गए हैं तो बचा क्या? कैलकुलेशन। तो फटाफट कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक, हमेशा बोर्ड मास याद रखिए और जुट जाइए। तो 7/2 का पक्षांतर करेंगे तो 700, और 7/2 का पक्षांतर तो 2 भाग में है तो गुणा में चला जाता है, और 7 गुणा में है तो पक्षांतर होकर भाग में आ गया। तो यहाँ इसकी कहानी भी खत्म, इसको इस तरफ भगा दिया गया है। उस तरफ देखें, इक्वल में यहाँ लिखा 2a और 7 - 1 होता है 6, और इसको अभी रखा ब्रैकेट में, और सॉरी यहाँ पर माइनस में वैल्यू थी इसलिए इसको भी ब्रैकेट में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इनटू में नहीं जाएगा, इसलिए माइनस लिखिएगा। तो ब्रैकेट जरूर लगाएं। ठीक है, अब बड़े ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हम इसको हल करते हैं तो 7 से 700 को भाग दिया 100। ठीक है, और 100 गुणा 2 का किया तो 200। ठीक है, इधर 2a, इन दोनों का गुणा करें, प्लस माइनस माइनस होता है -120। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। 120 का पक्षांतर इधर करें तो ये माइनस में है। क्या है? ये माइनस में है, पक्षांतर होकर प्लस में आ जाएगा। तो
में हम 120, 200 में 120 को प्लस कर दें इज इक्वल टू 2a। ओके, अब इन दोनों को प्लस किया तो 320 और इधर 2a। 2 का पक्षांतर किया तो 2 को इस तरफ भगाया गया तो यहां पर आ जाएगा ये भाग में, गुणा में था तो भाग में आ गया, बराबर a। ठीक है, a आ गया। अब क्या होगा, 2 से 320 को भाग देते हैं तो a जो आएगा कितना आ जाएगा बच्चों, 160। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 6 12, 16 दूनी 32 होता है, तो हमने a बराबर 160। अब a 160 आ गया है, इसका मतलब क्या आ गया आपका, प्रथम पुरस्कार की कीमत। ठीक है, क्योंकि a क्या होता है, पहला पद होता है, और पहला पद मतलब पहला पुरस्कार की बात हो रही है यहाँ पर, तो पहले पुरस्कार की कीमत हो गई 160। तो दूसरा पुरस्कार A2, तो A प्लस डी। ठीक है ना बच्चों, क्या A प्लस डी, तो A है आपका 160 प्लस और D है आपका -20। ठीक है, सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो 160 माइनस 20, तो ये होगा आपका 140। तो दूसरे पुरस्कार की कीमत कितनी होगी बच्चों, 140। ठीक है, इसी तरह तो A3 का हमारा फॉर्मूला है A प्लस 2D। ओके ना बच्चों, तो अब A क्या है आपका 160 है, प्लस 2 और D कितना है -20। ओके, ब्रैकेट में पुट करेंगे, सो 160 प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू 20 होगा 40। 160 में से 40 माइनस हुआ तो क्या बचा, 120। तो इस तरह से आपकी जो एपी बनेगी या पुरस्कारों की जो कीमतें आएंगी किस प्रकार से आएंगी, 160, ठीक है, 140, 120 और इस तरह से ये कीमतें, हर एक पुरस्कार की कीमत जो है 20 रुपए कम होती चली जाएगी। यहाँ देख रहे हैं 160 से 140 हुआ, 20 रुपए कम हो गई, 140 से 120 फिर 20 कम हो गई, इस प्रकार से 20-20 रुपए कम होते चले जाएंगे। ओके ना बच्चों, सो क्लियर है सवाल, आप ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले 17वें प्रश्न की ओर। ठीक है, तो हमारा 17th क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से एक बड़ी रामायण आपको सामने मौजूद है। ठीक है, देखकर बिल्कुल नहीं डरना है, सवाल को डराना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, अंत तक जब बिल्कुल बने रहिएगा, बीच में स्किप नहीं करिए, क्योंकि सवाल जितना देखने में आपको बड़ा लग रहा है उतना ही सिंपल, उतना ही छोटा है। ठीक है, तो सवालों को देखकर भागना नहीं है, मैथ्स को देखकर तो भागना ही नहीं है। ठीक है, जितना मैथ्स आपको डराती है, आपको मैथ्स को डराना है। चलिए, तो 17th क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, पेड़ लगाना है ना, तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है ये पेड़ लगाना, क्योंकि हम देखते हैं लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो पर्यावरण और अपनी सुरक्षा को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप भी पेड़ लगाएं। फिर सवाल में क्या कहा गया, यह निर्णय लिया गया, अब पेड़ लगाने के लिए क्या निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग क्या होता है बच्चों, सेक्शन। ठीक है, हर एक क्लास के सेक्शन होते हैं, ए बी सी इस तरह से सेक्शन होते हैं, इसी प्रकार यहां पर अनुभाग शब्द यूज किया गया है। तो क्या क्या कहा है, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। किसके बराबर पेड़ लगाएगा, जितने अनुभाग होंगे अनुभागों की संख्या, ठीक है, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ अब ये तरीका बता रहे हैं किस प्रकार से, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, है ना, कक्षा 1 का एक अनुभाग है उसका एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 लगाएगा, मतलब पहली कक्षा वाले एक पेड़ लगाएंगे, दूसरी कक्षा वाले 2 लगाएंगे, तीसरी वाले 3 लगाएंगे, चौथी वाले 4 लगाएंगे। इस प्रकार से 12वीं तक के बच्चे क्या करेंगे, हर क्लास के पेड़ों की संख्या क्लास के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। बात क्लियर है, ओके। तो इस तरह से क्या होगा कि 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। ठीक, इस प्रकार से 12 तक चलता रहेगा। अब प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं भाई, कितने अनुभाग हैं, 3। ठीक है, हर एक कक्षा के
3 अनुभाग है यहाँ पर, ठीक है। हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। अब कक्षा 1 जो है 1 पेड़ लगाएगा और इसके 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो ये कुल कितने पेड़ लगाएगा? 3 पेड़ लगाएगा। इसके भी 3 सेक्शन है, तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 6 पेड़ लगाएगा, ठीक है। इसके भी 3 सेक्शन है, तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 9 पेड़ लगाएगा। इसके कितने? 3 सेक्शन, तो ये भी 12 पेड़ लगाएगा। और इस प्रकार से 12वीं के 12 कल हैं, तो इसके भी कितने? 3 सेक्शन है, तो ये क्या होगा? कितने पेड़ लगाएगा? 36 पेड़ लगाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या कर लिया? आपने एक एपी बना लिए। क्या बना ली बच्चों? एक एपी बना लिए, है ना, जिसमें आपका प्रथम पद क्या हो गया? 3 हो गया, दूसरा 6 हो गया, तीसरा 9 हो गया, चौथा 12 हो गया, और आखिरी क्लास जो है 12 है, जिसका अंतिम पद कितना हो गया? 36 हो गया बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो बातों ही बातों में हमने क्या कर लिया? एक एपी बना लिए, है ना। तो सेक्शन के हिसाब से जो क्लास है, क्लास पहली का 1 के पेड़, दूसरी का दूसरा पेड़, तीसरे का तीसरा पेड़, हर एक क्लास के हिसाब से 3 सेक्शन, तो हम उनको 3 से गुणा करते चले गए। तो हमारी एपी क्या बनी बच्चों? 3, 6, 9, 12, और इस तरह से हमारी आखिरी क्लास कितने पेड़ लगाएगी? 36 पेड़ लगाएगी। मतलब हमारे पास पहला पद भी है, अंतिम पद भी है ना, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। d इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो क्या होगा? वो भी 3, ठीक है। n, तो बच्चों कुल कितनी क्लासेस हैं? कितनी कक्षाएं हैं? 12 कक्षाएं, इसलिए n क्या हो गया? 12 हो गया, ठीक है ना। और आपको अंतिम पद दिया है, तो आप an लिख सकते हैं 36। अब जब आपके पास अंतिम पद है और बाद में आपसे क्या पूछा गया है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, क्या बताना है बच्चों? आपको कुल पेड़ों की संख्या बतानी है। तो कुल पेड़ों की संख्या के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? SN, मतलब सम निकालना होगा। और सम निकालने के लिए अब कौन सा फॉर्मूला आप यहां पर यूज करेंगे? तो आपके पास क्या है? अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद है। तो अंतिम पद के हिसाब से हमें तो एक ही फॉर्मूला याद आता है। कौन सा वाला? हम लिखेंगे SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है। l लिखें या an लिखें, ओके ना बच्चों? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो यहां पर कितने? 12 हैं पद, है ना। तो लिख लेंगे S12 इज इक्वल टू 12/2। a जो है कितना है? 3 है, प्लस l, अंतिम पद कितना है बच्चों? 36 है, ठीक है। सो S12 जो होगा 2 से 12 को डिवाइड किया 6, और यहां पर 3 और 36 को जोड़ा तो बच्चों 39। अब ये तो कितना आसान है ना, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है ज़्यादा आपके लिए आपको ना कुछ ज़्यादा घटाना है ना कुछ ज़्यादा गुणा करना है। 6 गुणा 39 करते हैं तो 6 नाम 54, बचा 5, और 6 × 18, 5 23। तो भाई ऐसे करके सारे बच्चे, सारी क्लासेस जो हैं, सारे क्लासेस के जो बच्चे हैं वो कितने पेड़ लगाएंगे? 234 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि हर सवाल को आपको एंड करना है अच्छे तरीके से। तो उनको स्टेटमेंट में लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः विद्यार्थियों द्वारा, ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा, ठीक है, कुल 234 पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है। तो ओके बच्चों, है ना बात बिल्कुल क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। जितना बड़ा सवाल आपको दिख रहा है उससे भी छोटा आपका यहां पर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बिल्कुल देखकर इनको से तो डरना ही नहीं है, ओके।
और बात हो रही है पेड़ लगाने की, तो आप भी अपनी लाइफ में हर एक वर्ष एक पेड़ जरूर लगाएं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लीजिए भाई, पेश है आपके सामने हमारा 18th क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्या घुमा रहे हैं आपके सामने, देखें। ठीक है, इसको देखकर आपको भी इसी की तरह घूमना नहीं है ना। ये जो चक्कर आपको दिखा रहे हैं, आपको भी इसके चक्कर में ऐसे चक्कर घन चक्कर नहीं हो जाना है। सवाल को ध्यान से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। चलिए पढ़ते हैं। केंद्र ए से, ये केंद्र यहां पर, ठीक है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। क्या कर रहे हैं, पहले केंद्र ए लिया, ए केंद्र को लेकर एक ये अर्धवृत्त बनाया जा रहा है। ठीक है, फिर एक बार जब ए ले लिया तो फिर बी को लेकर फिर एक अर्धवृत्त बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके बारी बारी से फिर ए को केंद्र लिया, फिर यहां से एक अर्धवृत्त बना दिया इन्होंने, फिर बी को केंद्र लिया, फिर यहां से एक और अर्धवृत्त बना दिया। तो ऐसे बारी बारी से पहले ए को, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर ए को, ए बी करते हुए केंद्र लेते हुए ये अर्धवृत्तों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आकृति 5.4 या आकृति में दिखाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्त, कितने अर्धवृत्त बन रहे हैं यहाँ पर बच्चों, 13 अर्धवृत्त बन रहे हैं। ठीक है ना, कितने बन रहे हैं, अर्धवृत्त 13। मतलब आपको यहां पर n का मान तो मिल ही गया है। ठीक है, तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, अब जब ये घूमता जा रहा है, एक बार अर्धवृत्त ये, दूसरा फिर ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये, ऐसे 13 करके ये लगातार फिर इधर से आए, फिर इधर से आए, इस प्रकार से ये 13 बार घूम रहा है। और 13 बार घूमने पर ये कुल कितना लंबा बन रहा है, इसकी कुल लंबाई आपको निकालनी है। और हर बार क्या किया है, इसकी लंबाई को, जैसे ये लंबाई हो रही है, इस लंबाई को L1 बोल दिया इन्होंने, फिर यहाँ से इस लंबाई को L2 बोल दिया है, फिर इस लंबाई को L3 बोल दिया है, फिर इधर की इस लंबाई को L4 बोल दिया है। तो इस तरह से कितने बन रहे हैं, 13 बन रहे हैं। तो कुल लंबाइयाँ जब होंगी L1, L2, L3, L4 और इस प्रकार से चलते हुए कितने L13 तक पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि 13 अर्धवृत्त बन रहे हैं। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर है। और हर एक अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है कितनी है, जैसे कि यहाँ से यहाँ ले लें, यहाँ ले लें 0.5, फिर दूसरे उसमें 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका ओनली 1 सेंटीमीटर है, देखिए इसको अवॉइड कर दीजिएगा, ये आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर यहाँ से आपका बड़ा, तो इस इधर से वृत्त लिया, तो मतलब हर बार क्या हो रहा है, त्रिज्याओं का जो अंतर बनता जा रहा है वो 0.5 का, वो 0.5 का डिफरेंस उसमें आता जा रहा है। ठीक है, तो हमारी अब क्या करेंगे, आप भाई बात किसकी हो रही थी, अर्धवृत्त की, है ना। तो अर्धवृत्त की परिधि, एक फॉर्मूला हम यहाँ लिखें, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा बच्चों, ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि होगी आपकी, भाई वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, है ना, वृत्त की परिधि होती है 2πr। अर्धवृत्त का क्या होगा, 2 से भाग दिया जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो अर्धवृत्त की परिधि होती है πr। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बना, किसका फॉर्मूला, अर्धवृत्त का। अब अर्धवृत्त की परिधि की बात हो रही है, तो क्योंकि आपको क्या करना है, कुल लंबाई निकालनी है। अब कुल लंबाई के लिए मतलब आपको ये लंबाई, है ना, परिधि निकालनी होगी। ऐसी परिधि आप इन क्या करना होगा, बारी बारी से ये परिधियों का 13 बार योग करना है। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमारा बना πr। तो यहां पर क्या होगा, A1 जो बनेगा वो क्या बनेगा, पाई
और r क्या है 0.5 पाई, ठीक है। फिर a2 क्या बनेगा, तो 1 पाई, ठीक है। फिर a3 क्या बनेगा 1.5 पाई, ठीक है। तो आप समझ गए हैं इस फॉर्मूले से कि हमने ये कैसे निकालें, ठीक है, समझ गए ना। क्या करना है एक बार और समझिएगा, पाई आर का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, पाई आर फॉर्मूला है किसका, अर्धवृत्त का फॉर्मूला है, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र है। अर्धवृत्त का मैंने आपको बता ही दिया, अर्धवृत्त ये सूत्र कैसे बना, 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, और अर्धवृत्त आधा वृत्त, तो हमने वृत्त की परिधि को 2 से भाग दे देंगे तो वो आधा हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, बचा पाई आर, तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र हुआ पाई आर। अब r हर एक बार में त्रिज्या कितनी हो रही है 0.5 बढ़ती जा रही है, पहली बार में 0.5 पाई, दूसरी बार में 1 पाई, तीसरी बार में 1.5 पाई, जो आपको यहाँ पर दिए ही गए त्रिज्या में, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये बढ़ती जा रही हैं। सो A4 2 पाई, तो इस प्रकार से आपकी ये AP बनती जा रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पर AP लिख लेते हैं। सो हमारी AP क्या बनेगी 0.5 पाई, ठीक है, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, ठीक है, और इस प्रकार से आपकी कहां तक L13 तक, ठीक है, क्योंकि कुल पद कितने दिए गए हैं, या कुल वो अर्धवृत्त कितने बन रहे हैं, 13 अर्धवृत्त बन रहे हैं, ठीक है। सवाल को ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इसमें क्या करना था आपको, कुल लंबाई निकालनी थी। कुल लंबाई में हमने AP बना ही ली है, तो AP कैसे बनी है हमने देख ही लिया है। अब क्या करें, हम सारे मान लिख लें पहले तो। A 0.5 पाई, ठीक है, ये हो गया। N तो कुल कितने पद है बच्चों, 13 पद हैं, ठीक है। अब D क्या होगा, तो D सार्वंतर क्या होगा आपका 1 पाई माइनस 0.5 पाई, ठीक है। पाई लिखना भूलिएगा मत, पाई कैसे आई ये हमने पिछले अभी उसमें समझ लिया है, ठीक है। तो 1 पाई और माइनस 0.5, इनका पाई का जो अंतर है वो कितना है 0.5 पाई ही होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 13 बार जो अर्धवृत्त बने हैं उसकी कुल सर्पिल की जो लंबाई पूछी उन्होंने, हमें वो निकालना है। तो कुल की बात होगी तो क्या लगाना है, SN का फॉर्मूला लगाना है। SN का फॉर्मूला क्या है बच्चों, फटाफट बोलिएगा, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। फॉर्मूला हर सवाल में प्रैक्टिस में बिल्कुल लिखना है, ठीक है, ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। बिना फॉर्मूले के कोई भी सवाल प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक। N यहाँ पर क्या है आपका, कितने पद हैं, 13 पद हैं, तो N 13/2 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 2। अब A कितना है 0.5 है, सो 0.5 पाई, ओके, प्लस N कितने पद हैं बच्चों, 13 पद हैं, माइनस 1, D कितना है बच्चों 0.5 पाई, ठीक है, तो ये भी 0.5 पाई, ठीक है। इसको भी आप ब्रैकेट में रख दीजिएगा, और ब्रैकेट क्लोज करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। बच्चे कई बार ब्रैकेट क्लोज करना भी भूल जाते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब तो कितने पदों की बात थी, 13 पदों की बात थी, तो S13 का हम सम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। अब 13/2 सॉल्व तो होगा नहीं, ऐसा ही रहने दीजिए फिलहाल। 2 को 0.5 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 1, ठीक है, तो वो लिखा हमने 1 पाई, ठीक है। मैं वैसे 1 पाई लिखने 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है, मैं आपको सॉल्व करने में लिख देता हूँ। 13 - 1 तो हो जाएगा 12 इंटू 0.5 पाई, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब S13 इज इक्वल टू 13/2 पाई प्लस इन दोनों का इंटू करते हैं, सो 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×5 = 60, दशमलव लगा हुआ इसलिए 6 पाई, ठीक, क्या हो जाएगा 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद S13 इज इक्वल टू 13/2 और पाई प्लस 6 पाई तो होगा आपका 7 पाई, ठीक है, 7 पाई। अब सवाल ध्यान से करिए, नहीं तो सवाल पाई के भाव चला जाएगा, ठीक है।
13/2। अब यहाँ क्या करेंगे हम 7 और पाई की वैल्यू, तो आपको पाई का मान पता होगा, आपने पहले भी वृत्तों के क्षेत्रफल निकाले हैं, परिधि निकाली है, तो पाई का मान कितना होता है बच्चों 22/7। ठीक है ना बच्चों, 22/7 हो गया है। 7 से 7 कट गया, 2 से 22 को भाग दिया गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा है, तो जब हम क्या बचा 13 गुणा 11। ठीक है, सो S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 11। ठीक है, सो S13 13 पदों का योग, 11 गुणा 13 करते हैं तो 11 3 33 और 11 एकम 11 और 3 14। ठीक है, तो S13 13 अर्धवृत्तों का की कुल लंबाई जो है वो कितनी है 143, और जो कि क्या पहले सेंटीमीटर यूज की गई थी, तो इसके आगे आप सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, आपको अपने सवाल को एग्जीक्यूट करना है। अतः 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई, ठीक है, कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है। ठीक है ना बच्चों, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, बहुत उलझना नहीं है, इसके चक्करों में घन चक्कर नहीं होना है, सिंपल सी कहानी है, लॉजिक को समझें। ठीक है, कि किस प्रकार से अर्धवृत्त बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार से उनकी अर्धवृत्त की परिधि हम यहाँ ज्ञात कर रहे हैं, जो हमने फॉर्मूला आपको बता दिया है, इसको समझना है। ठीक है, फोकस करना है और बिल्कुल पेशेंटली आपको इसको समझना है। ठीक है, चलिए समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, तो यहां पर आपको कुछ ये आकृति दिख रही है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, सवालों को देखकर बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत सिंपल से हैं कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, कुल लट्ठे कितने हैं 200, मतलब यहां तो आपको क्या मिल गया, सबसे पहले आपके सामने है SN। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने क्या है SN रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लट्ठों की कुल संख्या बोल दिए, तो कुल लट्ठे कितने हैं 200। ठीक है, तो SN तो आपको सबसे पहले मिल ही गया। ठीक है, अब इस प्रकार रखा कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, मतलब सबसे पहले जो रखा गया है कितने रखे हैं 20 लट्ठे रखे। उसके बाद 19। ठीक है, तो 20 के बाद 19 आते हैं, मतलब A2 जो हो गया आपका 19 हो गया। उसके बाद अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, क्या अगली पंक्ति में 18। तो इस प्रकार से हर एक पंक्ति में क्या हो रहा है बच्चों, एक कम होता जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपने कभी कुछ सामान जमाया भी होगा या लकड़ियों को जमाया होगा, जिससे क्या होंगी वो इधर उधर नहीं जाती हैं, है ना, एक सिस्टम से वो रखी रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जमी हुई हैं इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में, क्या पूछा है, कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। ठीक है, मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पर बच्चों, N निकालना है। ठीक है, सवाल को करने के लिए सवाल को ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपने सवाल नहीं समझा तो आप उसमें उलझ जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए सवाल के हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में बोला जा रहा है। तो क्या पूछ रहे हैं, कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में। ठीक है, मतलब पहले तो क्या करना है, कुल पंक्तियां कितनी है ये पता करना है। उसके बाद सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, क्या बताना है, सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि कुल कितने लट्ठे हैं 200 लट्ठे। फिर सबसे नीचे की पंक्ति में 20, फिर 19, फिर 18, 17, 16, 15, 14, इस तरह से क्या हो रहा, हर एक बार में ये इस तरह से आप जमाएंगे तो एक एक लट्ठा कम होता चला जाएगा। ठीक है, आइए पहले हम इसकी क्या करेंगे, AP लिखेंगे। ठीक है, तो जब AP लिखी जाएगी तो लट्ठों को जिस प्रकार सवाल में क्रम से जमाने के लिए बोला गया है, उस प्रकार से सबसे पहले नीचे की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 20 लट्ठे हैं। फिर उसके ऊपर की पंक्ति में 19, फिर और गए ऊपर गए तो उसके ऊपर 18, और इस तरह से चलते चलते आपको कुल लट्ठे पूरे 200 लट्ठे जमाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारे मान लिखेंगे। A 20 है। ठीक है बच्चों, D
तो 19 माइनस 20 है ना, हर बार कितने हो रहे हैं, एक कम होता जा रहा है। तो डी सर्वांतर जो आ रहा है कितना आ गया आपका, -1 -1 हो गया। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, यहाँ पर n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। और आपको Sn ऑलरेडी दिया है, वो कितना दिया है बच्चों, 200। योग जो दिया है कितना दिया है, 200 दिया है, क्योंकि क्या बोला गया है, कुल लट्ठे कितने हैं। ठीक है, तो कुल लट्ठे 200 हैं। ठीक, तो हम Sn का फॉर्मूला लगा दें सबसे पहले। ठीक, तो Sn इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलेंगे, सो n/2 बड़ा वाला ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और ब्रैकेट में क्लोज और फिर बड़ा वाला, है ना, तो डी कर लगाकर डी इंटू करते हुए बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब Sn जो कि आपको दिया है 200, n पता नहीं है, ठीक है, जल्दी से पता करेंगे। 2a कितना बच्चों, 20 है, तो ब्रैकेट में वैल्यू को पुट किया, प्लस n हम नहीं जानते हैं, -1, d कितना -1, ब्रैकेट क्लोज, और -1 इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, अब जरा क्या करें, फटाफट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो n/2, यहाँ पर इनको इंटू किया तो 20 दूनी 40। ठीक है, क्या हुआ, 20 दूनी 40। यहाँ तो भाई कुछ सॉल्व होना नहीं है, तो -1 को n से इंटू किया तो माइनस क्या होगा, n हो जाएगा, और -1 को -1 से करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ब्रैकेट सॉल्व करें तो इसको इस तरफ पक्षांतर करें। ठीक है, तो ये हो गया 200 से 2 का गुणा बराबर n। ठीक है, और इधर 40 माइनस 1 तो -n, और 40 और 1 हो गया 41। इधर कितना हो जाएगा बच्चों, 200 गुणा 2 400, और n का कोष्टक में गुणा कर लिया जाए तो n का -n में तो -n², और n का 41 में किया तो 41n। ठीक है ना। अब चूंकि स्क्वायर वाला माइनस में है तो हम क्या करेंगे, इस तरफ वाले को पक्षांतर करेंगे, तो -n जब इस पक्षांतर किया जाएगा तो +n², 41 पक्षांतर किया जाएगा तो -41n। ठीक है, और ये तो अपनी जगह पर ही है, तो ठीक है, इसको चिन्ह बिल्कुल भी नहीं बदलना है, गलती बिल्कुल नहीं करना है इसमें कि हम इसके भी चिन्ह बदल दें। ठीक है, तो इसके चिन्ह नहीं बदलना है, क्योंकि पक्षांतर का हो रहा है, इस तरफ वालों का हो रहा है। तो इस तरह से अब आपको क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण मिल गया है। फिर से आ गया भाई, पड़ गया ना पीछे, तो बिल्कुल तैयार रहें। ठीक है, गुणनखंड विधि बिल्कुल आपके माइंड में फीड होनी चाहिए, और फटाफट क्या होना करना है, कैसे करना है, ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला और तीसरा पद का गुणा एक बार और समझ लें इस बार, है ना, 400 का n² में गुणा। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, 400 का n² में किया तो 400n² है। ठीक है, 400 का n² में मल्टीप्लाई किया 400n² है। ठीक है, अब बीच वाली संख्या क्या है, -41 -41n है। अब टुकड़े देखने हैं कि गुणनखंड करना है, मतलब आपको इस संख्या को 2 भागों में बांटना है, और इस प्रकार से बांटना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 400n² आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -41n आना चाहिए। ठीक है, तो 400 के गुणनखंड कर लें फटाफट, हमने आपको ये पहले तरीका सिखाया था, इस तरीके से आप टुकड़े निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 0 का 0, फिर 2 से किया, 2 एकम 2, 0 का 0, फिर 2 से किया, 2 पंजे 10, फिर 0 का 0, फिर 2 से किया तो 25, फिर 5 से किया 25, फिर 5 से किया तो 5 एकम 5। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है। 400 के गुणनखंड कर लिए तो क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये सब गुणा के रूप में है ही। ठीक है, अब आप देख लें कि आपको क्या करना है, 41 कैसे आएगा। ठीक है, क्योंकि सभी का गुणा करने पर 400 तो आना ही है। तो आप देख लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 5 25। ठीक है, 16 और 25 होते हैं 41, और 16 और 25 का गुणा करेंगे तो आपका 400 आना है। देख लीजिए, तो 16 गुणा 25 करेंगे तो 25 गुणा 6, तो 25 6 150 होता है, 0 लिखा, 150 का 0 बचे 15। ठीक है, और 25 का 1 में गुणा करेंगे, 25 से कम 25 और 15 हो गए 40। तो गुणा करने पर 400 आ रहा है, और ऑब्वियसली आप किसी भी संख्या को कितने भी हिस्सों में बांट दो, गुणा करने पर तो आना ही है। बस अब इसमें यह सोचना है कि इनको कैसे जोड़ें या कैसे घटाएं,
तो 41 बन जाए। तो 16 और 25 को जोड़ने पर 41 आता है। तो हमारे यहाँ पर अब आपको क्या चाहिए, -41 चाहिए, इसलिए माइनस का 16 और माइनस का 25 दोनों माइनस में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इस ट्रिक को बिल्कुल ना भूलें कि कैसे यूज करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है कि संख्या करें, गुणनफल की जो भी संख्या है उसके गुणनखंड करके उसके टुकड़ों में बांटें और जोड़कर देख लें कि कहां पर आपको बीच वाली संख्या मिल रही है। बस इतना सा काम ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कर लिया। अब उसके बाद क्या था, माइनस का चाहिए था, इसलिए दोनों को माइनस में ही रखना पड़ेगा, तब तो जाकर आपका माइनस की संख्या आएगी। और जब माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस की वो बन ही जाती है। ठीक है, तो हमारी इस संख्या के दो टुकड़े जो आ गए हैं वो क्या आ गए हैं, n² माइनस 16n माइनस 25n और प्लस 400। ठीक है, पहला और अंतिम पद तो वही के वही लिखा जाएगा, बीच वाली संख्या को दो हिस्सों में बांट दिया, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, n कॉमन मिल रहा है। तो n कॉमन मिल रहा तो ब्रैकेट में क्या लिखाएगा, n माइनस 16। ठीक है, और 25 और 400, ठीक है, तो कॉमन क्या आएगा, 25 कॉमन आएगा, क्योंकि 25 400 के गुणनखंड में हमने यहाँ देखा ना 400 के गुणनखंड किए तो 5 गुणा 5 25 आया था, 25 को बाहर निकाल लिया। अब एक बात मैंने आपको बताई थी, यदि आगे वाली संख्या माइनस में है तो आपको माइनस भी कॉमन लेना है। ठीक है ना बच्चों, क्या करना है, आगे वाला पद अगर माइनस में है तो संख्या के साथ माइनस भी कॉमन जाएगा, और जब माइनस कॉमन जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होंगे, मतलब जो प्लस का था वो माइनस में है और जो प्लस में था वो माइनस गया, तो बचा यहाँ पर 16 बराबर 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट कैसे होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो एक गुणनखंड बन गया n माइनस 16, दूसरा गुणनखंड हो गया आपका n माइनस 25। अब यहाँ पर क्या होगा, n के मान निकाले जाएंगे। ठीक है, n का मान निकालने के लिए क्या होगा, जो हम शून्य ज्ञात करते थे या मूल ज्ञात करते थे वो ज्ञात करने पड़ेंगे हमको यहाँ पर। ठीक है, सो पहला गुणनखंड है आपका n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 16। दूसरा गुणनखंड क्या है आपका, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो आपके पास n के दो मान हैं। अब यहाँ ये मुसीबत आ गई कि दोनों में से कौन सा लें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निश्चित करें कि कौन सा मान निकाला जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या बोला गया है, लास्ट में ये तो n के मान आ गए, लास्ट में क्या बोला, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है, तो हमने ये देखा कि यदि हम लट्ठों की संख्या मान लीजिए कि 16 लेते हैं, आपके पास n का मान 16 है, तो आप क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ लट्ठों की संख्या बतानी है कि उस स्थान पर, ठीक है, 16वें स्थान पर या 25वें स्थान पर पहुंचकर लट्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो an निकालना है, सो an इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला रख लिया है, a कितना था आपका 20 था, तो a की प्लेस पर हमने 20 लिया, प्लस n, तो ये कौन सा 16 पद ले रहे हैं, तो a 16 लिख लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, a 16 लिख लेंगे, 16 माइनस 1, और d कितना आ रहा था बच्चों, -1, सो -1। ओके, अब आप यहाँ सॉल्व करते हैं तो a 16 इज इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस 1 15। ठीक है, अभी ब्रैकेट में रहने दें क्योंकि -1 है, सो a 16 को सॉल्व किया तो 20 और प्लस माइनस -15, तो इस प्रकार से a 16 जो आ गया 20 माइनस 15 5 आ गया। तो 16वें पद पर या 16वें स्थान पर, ठीक है, मतलब 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, 5 पंक्ति आएंगे, 5 लट्ठे आएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया 16 के हिसाब से। वहीं अगर n का मान 25 लिया जाए तो क्या होगा, तो हम n का मान 25 लेकर देख लेते हैं। तो फिर आप an का फॉर्मूला लिखें, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब कितने
25वीं पंक्ति की बात होगी, है ना, a 25, क्योंकि दोनों मान प्लस के हैं तो दोनों हल करके देखना पड़ेंगे। ठीक है, तो a कितना है 20 है, प्लस n कितना है, तो 25वीं पंक्ति की बात हो रही है -1, और d कितना है आपका -1। ठीक है, सॉल्व किया तो 20 प्लस 25 माइनस 1 होता है 24, ब्रैकेट में रहने देंगे अभी क्योंकि -1 है। ठीक है, 20 और 24 का -1 मल्टीप्लाई किया तो -24। अब यहाँ देखिएगा कि 20 माइनस 24 है ना, 20 माइनस 24। ठीक है, अब -24 जो कि बड़ी संख्या है, माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए आंसर क्या होगा, -4 होगा। अब बच्चों बात यह है कि आपसे पूछा है सबसे ऊपर जो पंक्ति होगी उसमें लट्ठों की संख्या बतानी है। अब ये बताओ किसी चीज को आप क्या माइनस में गिन सकते हो? आपसे पूछें कि ये पेन जो है कितने पेन है तो आप इसको 1 ही कहोगे, -1 तो नहीं कह सकते। ठीक है, या किसी भी चीज की संख्या जब आपसे पूछी जाएगी, टॉफी गिनने को कहा जाए तो क्या ये कहोगे -5 टॉफी है, -10 टॉफी है? ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। इसी प्रकार से लट्ठों की संख्या माइनस में बताना तो असंभव है ना। तो जब आपका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, क्या लिखना है, चूंकि लट्ठों की संख्या ऋणात्मक, क्या बच्चों, ऋणात्मक रूप में संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है, इसलिए लट्ठों की कुल पंक्ति, लट्ठों की कुल पंक्ति 25 नहीं हो सकती। ठीक है, 25 नहीं हो सकती है। अतः, ठीक है, अतः लट्ठों की कुल 16 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 16 पंक्तियां हैं, तथा अंतिम पंक्ति में, किसमें, अंतिम पंक्ति में, है ना, क्योंकि अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या पूछी है, अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सवाल यहां पर खत्म करना है। ठीक है ना बच्चों, तो आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, बिल्कुल आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात आपको इस सवाल में कहीं नजर नहीं आती है कि यहाँ पर कोई एक नई खिचड़ी पक रही हो, है ना, यहाँ अपनी वही पुरानी खिचड़ी है, यही वही सब पुराना सब कुछ करना है। इस प्रकार से आपको SN वाला फॉर्मूला यूज करना है, फिर n निकाल, इनको n के वैल्यूज को 2 बार, दोनों को अलग अलग, क्योंकि दोनों धनात्मक हैं इसलिए दोनों को कंफर्म करना होगा कि 16 होगा या 25 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने आंसर को यहाँ पर इस तरह से शब्दों में समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने इस प्रश्नावली के अंतिम सवाल की ओर। ठीक है, तो खुशी तो हो रही होगी क्योंकि धीरे धीरे सवाल, हमारी मुसीबतें कम होती जा रही हैं, और एक अंतिम, और फिर वही एक बड़ी सी रामायण, एक अंतिम सवाल। ठीक है, देखकर तो बिल्कुल डरिएगा नहीं और सवाल पूरा करके ही छोड़िएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक आलू दौड़, ठीक है, एक नई प्रकार की दौड़ देखें आप, क्या है यहाँ पर, आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है। ठीक है, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये प्रारंभिक स्थान में आपको बाल्टी दिख रही है जो पहले आलू से 5 मीटर है। यहां से बाल्टी की दूरी कितनी, 5 मीटर। ठीक है, ये सर से ये यहां पर तक कितनी, 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर। ठीक है, यहां से फिर क्या किया, यहां से यहां तक 3, फिर यहां से यहां तक 3, फिर यहां से यहां, तो हर एक बार क्या हुआ, 3-3 मीटर की दूरी पर। पहली दूरी जो थी कितनी थी, 5 मीटर की थी। उसके बाद क्या है, हर एक गैप पर, गैप जो है 3-3 मीटर के उस पर रखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। कितने आलू? 10 आलू। अब 10 आलू रखे हैं, मतलब आपको यहां पर सबसे पहली चीज क्या मिलती है? n, है ना? कितने? n। और कितने आलू रखे हैं? 10 आलू रखे हैं, मतलब n का मान कितना हो गया? 10 हो गया है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यहां से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है, यहां से आलू को उठाया, ठीक है, यहां से आलू को उठाता है, ठीक है, उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में दौड़ता है। भाई यहां से चले, आलू उठाया, फिर वापस दौड़े, ठीक है, पहले इधर से इधर, पहले यहां से इधर दौड़े, फिर वापस इधर दौड़े। प्रश्न को समझिएगा, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। क्या कहा कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, बाल्टी से चलना प्रारंभ किया और निकटतम आलू को उठाता है, यहां से आलू को उठाया और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालता है, ठीक है। यहां से आए फिर वापस गए, यहां से आए फिर वापस गए, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। मतलब आप हर बार देखें, हर एक दूरी जो है, एक बार आप यहां से चले, यहां से आलू उठाया, फिर वापस आए, है ना, मतलब ये दूरी कितनी बार चलनी पड़ रही है? 2 बार, है ना। हर एक दूरी कितनी बार होगी आपकी? 2 बार होगी। फिर आप यहाँ से चले, यहाँ आए, फिर यहाँ से आलू उठाया और यहाँ से वापस गए, है ना। तो मतलब एक बार गए, एक बार आए, ये दूरी को कितनी बार? 2 बार। तो इस प्रकार से आप देखेंगे हर एक दूरी जो है आपकी कितनी बार तय करनी पड़ रही है? आपको 2 बार तय करना पड़ रही है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ती है, ठीक है भाई। जैसे यहां से यहाँ एक, फिर इधर गए, फिर इधर आए, मतलब हर एक स्टेप पे क्या रहा, एक बार आना है, उठाना है, फिर जाना है, फिर आना है, फिर उठाना है, फिर जाना है। तो ये इसको बार बार करना है, ठीक। तो ये बताना है कि कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक। क्या करना पड़ेगा? कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी ये बताना है, ठीक है। तो चलो पहले हम एपी बनाते हैं, ठीक है। तो एपी बनाने के लिए क्या होगा, तो पहले जो बाल्टी रखी हुई थी आपकी यहां पर, है ना, ये जो बाल्टी रखी हुई है, और यहां से जब पहली बार गया तो कितनी दूरी पर? 5 मीटर, और वापस आए तो कितना? 5 मीटर पर। तो ए निकालेंगे पहले, है ना। ये 5 मीटर कितनी बार चलना पड़ रहा है? 2 बार चलना पड़ रहा है। तो लिखेंगे 2 गुणा 5, तो हो गया 10, ठीक है। फिर इसके बाद यहां से आलू उठा लिया, यहां से फिर यहां से यहां अगला गैप जो है कितना? 3 मीटर का है ना। कितने मीटर का गैप है? 3 मीटर का गैप है। तो जब आप दूसरा पद बनाएंगे तो हर एक दूरी कितनी बार? 2 बार तय की जा रही है, और 2 बार तय करने के बाद पहले कितना? 5 था, अब कितना हो गया? 5 + 3 हो गया, है ना। तो 5 + 3 जब आप इसे हल करेंगे तो 2 गुणा 5 और 3 होता 8, तो 8 दूनी 16। दूसरी बार उसे अब कुल कितनी दूर दौड़ना है? 16, ठीक है, 16 मीटर दौड़ना है। चलो ठीक है। फिर तीसरी बार, तो हर बार 2, भाई आना और जाना समान दूरी 2 बार तय हो रही है, इसलिए 2 का गुणा करना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई थी 8, और उसमें अगला आलू उठाने के लिए फिर 3 मीटर दौड़ना है, तो फिर +3, तो 8 + 3 कितना हो गया? 11 दूनी 22। तो ऐसे करके हर बार वो उसकी दूरी बढ़ती जाती। तो एपी जो आपकी बन रही है, क्या बन रही है? एपी 10, 16, 22, और इस प्रकार से आपकी यहां पर एपी बनती चली जाएगी, ठीक है बच्चे, समझ गए बिल्कुल? ओके। तो अब इसमें हम पहले क्या करें? मान लिखें। तो पहला ए हो गया 10, ठीक है। डी तो 16 - 10, तो कितने का गैप हो रहा है? 6 का गैप हो रहा है, ठीक है। और ऐसे कितने आलू उठाने हैं? उसको 10 आलू उठाने हैं, तो एन कितने हो गए? 10, है ना। कितने आलू उठाने हैं? 10 आलू उठाने हैं, तो उसको 10 बार उसको वापस दौड़ना है उसके लिए, ठीक है। 10 आलू उठाने, तो एन हो गए 10। अब आपको क्या बताना है? कुल पद, मतलब कुल आलू, है ना, और सॉरी कुल कितना उन्होंने दौड़ा, है ना। जो भी प्रतियोगी थे ने कितनी लंबाई तक वो चला, कितनी दूरी तक वो दौड़ा, वो देखना है। मतलब आपको क्या निकालना है? SN निकालना है,
ठीक है, Sn लिखेंगे तो फटाफट फॉर्मूला बोलिएगा भाई, n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n - 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिख लिया गया है। मान रख लेंगे तो कितने 10 आलू हैं तो S10 10/2 2 a कितना है बच्चों 10 है तो ब्रैकेट में लिख दिया 10 प्लस n कितना है तो 10 है -1 और d कितना है बच्चों 6 की जगह पर 6 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिए, सारे मान रख लिए हैं। ठीक है, अब सिंपल सी वही कहानी है जो अभी तक हम करते आ रहे थे, तो वही खिचड़ी फिर से पकाएंगे। 10 को 2 से भाग दिया 5, 10 दूनी 20 प्लस 10 - 1 9। ठीक है, ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। तो S10 = 5 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 20 प्लस 9 × 6 तो होता है 54। ओके बच्चों, इसके बाद क्या करना है, S10 = 5 20 प्लस 54 होता है 74। ओके, ठीक है, 20 और 54 हो गए 74। तो S10 = हम इन दोनों का इंटू करेंगे, 74 का 5 इंटू तो 5 चौके 20, 2 बचा, 5 7 35 और 2 37, है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपका आंसर क्या आया, S10 = 370 370। ठीक है, अब कंक्लूजन लिखना है तो क्या लिखेंगे, अतः प्रत्येक प्रतियोगी कुल 370 मीटर की दूरी तक दौड़ेगा। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल यहां पर आपको कंक्लूड करना है, आपका आंसर लिखना है और यहां पर आपके ये सारे सवाल समाप्त होते हैं, जो कि आपने देखा कि हमने किस प्रकार से ये आपको बड़े बड़े एक हौवे के समान, एक भूत के समान जो बड़े बड़े सवाल दिखाई दे रहे थे, हमने उन सवालों को कितने सिंपल तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको सारे सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसलिए यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।